आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर एनिमे वन पीस के शानदार लाइव एक्शन एडवेंचर की। एक यंग पायरेट लफी का ख्वाब है कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बने और लेजेंडरी ट्रेजर वन पीस को तलाश करे। इस जर्नी में वो अपने क्रू बनाता है, खतरनाक दुश्मनों का सामना करता है, बिट्रेयल्स और सैक्रिफाइसेस देखता है और सबसे बढ़कर अपनी आजादी और ख्वाब के लिए लड़ता है। चलिए शुरू करते हैं ये एपिक सफर। ये कायनात छोटे बड़े जजीरों से भरी हुई है और इन जजीरों के बीच फैला हुआ है एक ऐसा समंदर जिसमें हमेशा इंतशार का तूफान उठता रहता है। क्यों? क्योंकि गद्दार और बेरहम पायरेट्स बैनुल-अक़वामी पानियों में लूट मार और बमबारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे खतरे को रोकने के लिए सामने आती है एक मजबूत ट्रेन्ड मेरीन्स की टीम जो आखिरकार इन कज़ाकों के किंग गोल्ड रॉजर को गिरफ्तार कर लेती है। मेरीन्स का मकसद था कि इसकी गिरफ्तारी से बाकी तमाम कज़ाक डर जाए और समंदरों से हाथ खींच ले। इसीलिए अवाम के सामने एक बड़े मजमे के बीच गोल्ड रॉजर को फांसी देने का ऐलान किया गया। लेकिन कहानी यहाँ पलटी है। जैसे ही वो फांसी के तख्ते पर खड़ा किया जाता है, गोल्ड रॉजर एक जबरदस्त कहका लगाता है और चीखते हुए ऐलान करता है, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अगर हिम्मत है तो जाओ और उसे ढूंढ के दिखाओ। ये अल्फाज मजमे में आग की तरह फैल गए। हर शख्स की आंखों में लालच और जुनून भड़क उठा और यूं समुद्रों में एक नई ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हुई। इसी ख्वाब और खजाने की तलाश ने लाखों लोगों को समंदरों की तरफ धकेल दिया। कज़ाकों की तादाद बढ़ती गई और सब के सब इसी खजाने के पीछे निकल पड़े जिसे दुनिया ने नाम दिया वन पीस। अब कज़ाकी सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक करियर पाथ बन चुकी थी और इन्हीं ख्वाब देखने वालों में था एक छोटे से गाँव का लड़का मंकी डी लफी। छोटे कद का मासूम सी आंखों वाला लफी दिल में एक ही ख्वाहिश रखता था, मैं भी पायरेट बनूंगा और सबसे बड़ा पायरेट किंग। वो मकामी कज़ाकों के एक मशहूर कप्तान शैंक्स के पास पहुंचा और इल्तिजा की, शैंक्स मुझे भी अपने क्रू में ले लो, मैं भी समुद्र में जाना चाहता हूँ। शैंक्स ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा लेकिन नरमी से इनकार किया, तुम अभी बहुत छोटे हो लफी, समुद्र खेल का मैदान नहीं, ये जानलेवा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लफी ने एक दिन एक अजीबोगरीब फल देखा, डेविल फ्रूट। तजस्सुस में आकर इसने वो पूरा फल खा लिया और फिर कमाल हो गया, इसके जिस्म में आ गई रबड़ जैसी ताकत। वो अपनी मर्जी से हाथ पाँव जिस्म का कोई भी हिस्सा खींच सकता था, यानी स्ट्रेच कर सकता था। लेकिन हर ताकत के साथ एक कमजोरी भी आती है और डेविल फ्रूट की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि अब लफी समुद्र में कभी तैर नहीं सकता था। कहानी और दिलचस्प तब हुई जब एक दिन गांव में शैंक्स और इसके क्रू का सामना एक खतरनाक पायरेट गिरोह से हो गया। लड़ाई शुरू हुई, शोर मचा और इसी हंगामे में लफी को वो कज़ाक अगवा करके एक छोटी कश्ती पर ले गए। कश्ती समुद्र में काफी दूर निकल गई लेकिन अचानक एक सी मॉन्स्टर नमूदार हुआ और कश्ती को पलट दिया। लफी समुद्र में गिरता है और पहली बार इसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। वो हाथ पाँव मारता है मगर डूबने लगता है। इसी लम्हे शैंक्स आता है, वो समुद्र में कूदकर लफी को बचा लेता है लेकिन सी मॉन्स्टर अपनी खौफनाक आंखों से सीधा इन दोनों पर झपटता है। एक ही झटके में इस जानवर ने शैंक्स का बाजू चबा डाला। खून बह रहा था लेकिन शैंक्स ने परवाह नहीं की, इसने मॉन्स्टर को भगा दिया और लफी को बचा लिया। इस दिन के बाद लफी ने समझ लिया कि समुद्र खेल नहीं, ये एक जानलेवा दुनिया है। लेकिन इसके दिल में किंग पायरेट बनने का ख्वाब और भी मजबूत हो गया। शैंक्स ने मुस्कुराते हुए अपनी स्ट्रॉ हैट उतारी और लफी के सर पर रख दी, ये टोपी संभाल कर रखना और एक दिन मुझे वापस देना जब तुम एक अजीम पायरेट बन जाओ। और यूं शैंक्स और इसका क्रू गाँव से रवाना हो गए जबकि लफी ने अपनी जिंदगी का अहद कर लिया, मैं जरूर समुद्र में जाऊंगा और अगला पायरेट किंग बनूंगा। बरसों बाद लफी बड़ा हो चुका है। नौउम्री में कदम रखते ही वो अपने छोटे से जहाज पर सवार होकर वसी और समुद्र की तरफ निकल पड़ता है, अपनी मंजिल की तलाश में, वन पीस की तलाश में। शैंक्स से जुदाई के बरसों बाद नौउम्र लफी अपने ख्वाब की तरफ पहला कदम बढ़ाता है लेकिन किस्मत फिर एक कमाल मोड़ लेती है। इसकी छोटी सी कश्ती तूफानी लहरों में टूटने लगती है। डूबने से बचने के लिए लफी जल्दी से एक बड़े बैरल में घुस जाता है और बेमकसद समुद्र के रहमो करम पर तैरता रहता है। कुछ वक्त बाद एक कज़ाकों का जहाज गुजरा होता है। इनका अमला वो बैरल देखता है और इसे कीमती समझकर अपने कैबिन में ले जाता है। रात ढलती है, जहाज खामोश है और फिर अचानक बैरल हिलता है और इसमें से बाहर निकलता है मंकी डी लफी। वहाँ इसकी मुलाकात होती है एक दबे सहमे लड़के कॉबी से। कॉबी एक कैबिन बॉय है जो इस जहाज की कैप्टन एल्वेडा के जुल्म का निशाना है। वो हर वक्त चीखती है, मारते पीटे से गुलामों की तरह इस्तेमाल करती है। कॉबी आंखों में आंसू लिए लफी को कहता है, ये मेरी जिंदगी है, मैं कभी आजाद नहीं हो सकूंगा, एल्वेडा मुझे कभी जाने नहीं देगी। लेकिन लफी का जवाब साफ था, मैं समुद्र का बादशाह बनने जा रहा हूँ और तुम्हें आजाद करा के रहूंगा। तो एल्वेडा को पता चलता है कि एक अनजान लड़का इसके जहाज पर है। वो अपने भारी भरकम हथियार के साथ आगे बढ़ती है और गुरूर से चीखती है, बताओ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है। जहाज पर खामोशी छा जाती है। कॉबी कांपने लगता है लेकिन लफी बेखौफ हंसता है, बिल्कुल तुम नहीं। एल्वेडा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो धाड़ती है और हमला करती है लेकिन लफी अपनी रबर जैसी डेविल फ्रूट पावर्स इस्तेमाल करता है। एक के बाद एक वार को मोड़ देता है और फिर एक जोरदार गोमू पंच से एल्वेडा और उसका पूरा अमला उड़ा देता है। पूरा जहाज लरस जाता है और यूं कॉबी आखिरकार आजाद हो जाता है। आजादी का मजा चखते ही लफी और कॉबी एक छोटी कश्ती पर सवार होकर समुद्र की तलाश में निकल पड़ते हैं। इनकी मंजिल शेल्स टाउन, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ छुपा है एक नायाब खजाना, ग्रैंड लाइन मैप। ग्रैंड लाइन समुद्र का वो हिस्सा जो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। वहाँ 100 फुट ऊंची लहरें, खौफनाक सी मॉन्स्टर्स और खतरनाक तूफान, बहुत कम लोग वहाँ जा पाते हैं। लेकिन कज़ाकों का यकीन है कि गोल्ड रॉजर ने अपना खजाना यही कहीं छुपाया है। लेकिन ग्रैंड लाइन का नक्शा आसानी से नहीं मिलता, वो सिर्फ मेरीन ऑफिसर्स के पास होता है। लिहाजा लफी फैसला करता है, मैं शेल आइलैंड के मेरीन बेस में घुसूंगा और वो नक्शा चुरा लूंगा। अपनी लचकदार जिस्म की ताकत इस्तेमाल करते हुए लफी एक तंग से
एक तंग सीवेज टनल से अंदर दाखिल होता है। बेस के कोर्टयार्ड में पहुंचकर वो देखता है कि एक आदमी सतून से बंधा हुआ है। ये कोई आम शख्स नहीं, ये है रोरोनो ज़ोरो, मशहूर पायरेट हंटर। जंजीरों में जकड़ा हुआ ज़ोरो भीगी आंखों से लफी को देखता है। लफी मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपना काम मुकम्मल करना होगा। और यूं आगे बढ़ता है। बेस के अंदर एक और चालाकी छुपी है। लफी की मुलाकात होती है नामी से, एक स्मार्ट और तजुर्बाकार चोर जो मरीन ऑफिसर की भेस में घुसी हुई है। दोनों के मकसद एक जैसे हैं, ग्रैंड लाइन मैप। लिहाजा लफी और नामी मिलकर कैप्टन मॉर्गन के दफ्तर में घुसते हैं। वहाँ एक भारी भरकम चेस्ट रखा होता है जिस पर मजबूत ताले और सील्स लगे हैं। नामी घबरा कर कहती है, ये तो नामुमकिन है, हम कभी नहीं खोल पाएंगे। लेकिन लफी हंसता है। तो फिर पूरा चेस्ट ही उठा कर ले चलते हैं। दोनों मिलकर जोर लगाते हैं और चेस्ट नवीन से उखाड़ देते हैं। लेकिन शोर इतना ज्यादा होता है कि पूरे बेस का अलार्म बज उठता है। चंद लम्हों में कोर्टयार्ड मरीन सोल्जर्स से भर जाता है। इन सब की क़यादत कर रहा है एक फख्र और गुरूर में डूबा हुआ कैप्टन मॉर्गन। मॉर्गन धारता है, मेरी बेस पर छापा मारने की जुर्रत किसने की है? लफी और नामी लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन सोल्जर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। जब लगता है कि दोनों हार जाएंगे, तभी कोर्टयार्ड के एक कोने से आजाद हुआ ज़ोरो तलवारें लहराता हुआ निकलता है। तभी कैप्टन मॉर्गन आगे बढ़ता है। वो अपनी हाथी जैसे जिस्म, फलादी जबड़े और हाथ में भारी एक्स ब्लेड के साथ एक देव की तरह नजर आ रहा है। ज़ोरो, लफी और नामी एक टीम की तरह लड़ते हैं। लफ चीखता है, गोवू गोवू नो पिस्तो। एक धमाके की तरह मुक्का मॉर्गन के सीने पर लगता है। वो जोर से दीवारों से टकराता है और जमीन पर बेहोश गिर पड़ता है। मैरीन सोल्जर्स साकित खड़े रह जाते हैं। इनका गुरूर टूट जाता है। जंग खत्म हो चुकी है, बेस पर अब सुकून है। लफी कहका लगाकर कहता है, तो फिर ज़ोरो, क्या तुम मेरे क्रू में शामिल होगे? ज़ोरो कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर अपनी तलवार कंधे पर रखते हुए मुस्कुरा देता है, अगर तुम वाकई पायरेट किंग बनने का ख्वाब देखते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तीनों मफरूरों ने चेस्ट उठाया और बंदरगाह की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन अभी वो निकल ही रहे थे कि अचानक मॉर्गन का बेटा हेलेमैपो हाथ में गन लिए इनके सामने आ गया और धमकी दी कि अगर वो रुके नहीं तो वो इन्हें मार डालेगा। इसी वक्त कहीं से अचानक कॉबी नमूदार हुआ और हेलेमैपो को पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। जब वो जमीन पर गिर गया तो लफी ने कॉबी को साथ चलने और कश्ती पर सवार होने की दावत दी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कॉबी ने इनकार कर दिया और कहा कि वह पायरेट नहीं बल्कि मरीन बनना चाहता है। लफी इस जवाब पर चौंक गया, मगर इसने कॉबी के फैसले की इज्जत की और इसे अलविदा कहा। फिर लफी, ज़ोरो और नामी तेजी से वहाँ से निकल गए। कुछ ही घंटों बाद इनके कारनामों की खबर मरीन बेस से निकलकर करीबी शहरों तक जा पहुंची। नतीजा ये हुआ कि दूसरे पायरेट्स इनके पीछे पड़ गए जो मैप के लालच में थे। सफर के दौरान नामी ने बिलाखिर सेफ तोड़ लिया और अंदर से मैप निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वो इसे हाथ में लेती है, इन पर हमला हो गया। ये हमला किसी आम का जाक का नहीं बल्कि मशहूर और बदनाम क्लाउन पायरेट बगी और इसके क्रू का था। बगी ने अपने आदमियों के साथ हमला किया और तीनों को काबू करने के लिए स्लीपिंग गैस इस्तेमाल किया। बेहोश होने से जरा पहले लफी ने नायाब शहर निकल ली ताकि वो महफूज रहे। अगले दिन तीनों आंख खोलते हैं और खुद को एक बर्बाद शहर के दरमियान लगे हुए सर्कस टेंट में पाते हैं। वहाँ बगी और इसके पायरेट्स बार बार पूछते हैं कि मैप कहाँ है, लेकिन लफी इनकार करता रहता है। मायूस होकर बगी लफी को अलग करके टॉर्चर करने लगता है, जबकि नामी और ज़ोरो को एक और कमरे में कैद कर दिया जाता है। लेकिन लफी की रबर बॉडी की ताकत के बाइस कोई अजियत इस पर ज्यादा देर असर नहीं करती। ये देखकर बगी हिकमत बदलता है और धमकी देता है कि अगर मैप ना दिया गया तो वो एक बेगुनाह बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनते ही लफी सख्त गुस्से में भर जाता है। इसी दौरान नामी और ज़ोरो भी अपने कैप्टन से छूट निकलते हैं और लफी के साथ मिलकर बगी के क्रू से लड़ाई शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान इंकशाफ होता है कि बगी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है, लेकिन लफी की तरह स्ट्रेच पावर्स के बजाय बगी के पास ये ताकत है कि वो अपने जिस्म के पार्ट्स को अलग अलग कर सकता है और हर तरफ से हमला कर सकता है। बगी की ये ताकत इसकी लड़ाई को और भी खतरनाक बना देती है, मगर लफी और इसके साथियों ने एक चाल चलते हुए बगी के कई बॉडी पार्ट्स मुख्तलिफ चेस्ट्स और बॉक्सेस में कैद कर दिए, यहाँ तक कि सिर्फ इसका हेड और लेग्स बाकी रह गई। अब जब बगी मुकम्मल तौर पर बेबस हो गया तो लफी ने एक जोरदार फिनिशिंग अटैक किया और बगी को हवा में उछालकर सैकड़ों मील दूर फेंक दिया। बगी की शिकस्त के बाद अगवाशुदा विलेजर्स आजाद हो गए। इसके बाद लफी और इसका क्रू शहर को छोड़कर दोबारा समंदर की तरफ निकल गए। सफर के दौरान इनकी कश्ती को नुकसान पहुंचा क्योंकि समुद्री लहरें मुसलसल इसमें पानी भर रही थी। ये देखकर लफी ने फैसला किया कि अब इन्हें एक बड़ा और मजबूत पायरेट शिप चाहिए। इसी तलाश में वो पहुंचे साइरप विलेज, जो अपने बेहतरीन शिप राइड्स के लिए मशहूर था। वहाँ लफी की नजर एक मुनफरिद शिप पर पड़ी जिसके अगले हिस्से पर शीप हेड की शक्ल बनी हुई थी। वो इसे देखते ही पसंद कर बैठा। इसी दौरान लफी की मुलाकात उसॉप नामी मकामी रहायशी से हुई, जिससे इसने इस शिप के मालिक के बारे में पूछा। उसॉप ने उसे पूरे शिपयार्ड और वो खास शिप दिखाया। ये शिप दरअसल उसकी दोस्त काया की मिल्कियत थी, एक अमीर 17 साल ऑर्फन गर्ल जिसने हाल ही में अपने वालिदैन को खोया था। लफी और इसका क्रू फौरन इस जहाज में दिलचस्पी लेने लगा और उसॉप की रहनुमाई में काया मेंशन की तरफ निकले ताकि इस शिप को खरीदने की बात कर सके। जब वो विला पहुंचे तो वहाँ उनकी मुलाकात काया और इसके मुहाफिज बटलर कैडोर से हुई। बटलर ने इन सबका इस्तेमाल करने की बजाय फौरन इनके दौरे को रद्द कर दिया और कहा कि वो फौरन यहाँ से चले जाए। लेकिन काया ने नरमी और मेहरबानी से अपने बटलर के हुक्म को नजरअंदाज किया और लफी और इसके बच्चों को अपने साथ डिनर पर मदू कर लिया। खाने की मेज पर लफी और इसके साथियों को एक अहम बात का पता चला। काया शदीद बीमार थी। बटलर के हुक्म पर काया को सख्त डाइट पर रखा गया था। दूसरे सबके बरअक्स काया को सिर्फ एक ही मखसूस ब्लू सूप खाने की इजाजत, और वो भी सिर्फ इसके बावर्चियों के हाथों का बनाया हुआ। साथ ही वो सिर्फ वही स्पेशल टी पीती थी जो बटलर इसके लिए तैयार करवा
आता था। डिनर के बाद काया की तबीयत बिगड़ गई, वो अपने कमरे में वापस चली गई, लेकिन जाने से पहले बड़ेपन के साथ लफी और बाकी क्रू को कहा कि वो आज रात यही मेंशन में क्याम करे। सबने इसे गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरों में चले गए। रात को लफी और जोरो ने मेंशन की खोज शुरू की और वो किचन तक जा पहुंचे, जहाँ इनकी मुलाकात ओसोप से हुई। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ग्रुप में तकसीम हो जाए। लफी बावर्ची खाने में रुक गया और भूख मिटाने के लिए काया का सारा ब्लू सूप पी गया। दूसरी तरफ जोरो और ओसोप ने मेंशन का बेसमेंट खोजने का फैसला किया। बेसमेंट में पहुंचकर उन्होंने एक भयानक मंजर देखा। काया की एक अकाउंटेंट मैरी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। जोरो और ओसोप अभी इस लाश को गौर से देख ही रहे थे कि अचानक बटलर वहां आ गया। उसने इतराफ किया कि मैरी के कत्ल का जिम्मेदार वही है। ये भयानक राज खुलकर सामने आया कि बटलर दरअसल कोई बटलर नहीं था, इसकी असल शनाख्त कैप्टन कुरो थी, एक मशहूर और खतरनाक पायरेट। इसने काया के खानदान में दरअंदाजी इसलिए की थी ताकि आखिरकार काया की दौलत पर कब्जा कर सके। कुरो कई सालों से काया को आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन दे रहा था। वही पॉइजन इसके ब्लू सूप में मिलाया जाता था। इसी वजह से काया की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही और वो मौत के धाने पर पहुंच गई। ये हकीकत जानने के बाद जोरो ने फौरन तलवार निकाली और कुरो पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमला करने से पहले ही कुरो के 2 मिनियंस अचानक पीछे से आ गए और जोरो को शदीद जम लगाकर बेहोश कर दिया। जोरो जमीन पर गिरा और सोप डर के मारे पूरी कुव्वत से भाग निकला और मेंशन से बाहर निकल गया। कुरो के आदमियों ने बेहोश जोरो को घसीट कर करीबी वेल में फेंक दिया ताकि इसका खात्मा यकीनी हो जाए। उधर दूसरी तरफ मेरीन कैंप में कॉबी ने अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली और अब वो एक बाकायदा कैडेट बन गया था। वाइस एडमिरल गार्ड को जब पता चला कि लफी ने मेरीन बेस पर छापा मारा था तो उसने इस नौजवान पायरेट को पकड़ने का हुक्म दिया। इस मकसद के लिए गार्ड ने कोबी और हेलमेपो दोनों को हुक्म दिया कि वो सिर्फ विलेज जाकर लफी को गिरफ्तार करे। कोबी और हेलमेपो जब वहाँ पहुंचे तो रास्ते में इनकी मुलाकात उसोप से हुई। उसोप ने इन्हें सारी सूरत हाल बताई और वो तीनों मिलकर कायास मेंशन की तरफ वापस दौड़े। जब मेरीन विला के करीब पहुंचे तो लफी किचन में पड़ा मिला। वो बिल्कुल बेहोश था क्योंकि काया के जहरीले सूप ने इस पर असर कर दिया था। कुछ देर बाद नेमी भी वहाँ पहुंची और इसने लफी को मेज पर बेहोश हालत में पड़ा हुआ देखा। इससे वकूरो और उसके मिनियंस किचन में दाखिल हुए। नेमी को फौरन खतरा महसूस हुआ और वो करीब ही पेंट्री में छुप गई। वहाँ से इसने कुरो और इसके साथियों की बातें सुनी और इनकी असलियत पूरी तरह जान ली। इसी दौरान उसोप और मेरीन्स मेंशन के दरवाजे तक पहुंच गए और डोरबेल बजाई। कुरो बाहर निकला ताकि शक दूर करे। इसने बड़ी महारत से कैडेट्स को ये यकीन दिलाया कि उसोप पागल है और इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। जब कैडेट्स ने कुरो से लफी के बारे में पूछा तो कुरो ने नरमी से झूठ बोला। इसने कहा कि लफी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली थी और इसकी वजह से वो बेहोश है। अपनी कहानी को मजबूत बनाने के लिए कुरो ने कैडेट्स को लफी का बेहोश जिस्म भी दिखाया। मेरीन्स ने कुरो की बात पर यकीन कर लिया और लफी को अपनी तहवील में ले लिया। उसोप की बात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए मेरीन्स विला से वापस निकल गए। मायूस होकर जब कैडेट्स ने उसोप की बात पर यकीन न किया तो इसने फैसला किया कि अब वो मामला खुद अपने हाथ में लेगा। वो काया की हिफाजत के लिए इसके घर में छुपकर दाखिल होता है और सीधा अपने दोस्त के कमरे में जा पहुंचता है। वहाँ वो काया को पूरी सच्चाई बताता है कि कुरो की असल स्कीम क्या है और वो इसके खानदान को किस तरह खत्म करने वाला है। कुदरती तौर पर काया शक में पड़ जाती है क्योंकि उसोप की बातें उसे पहले झूठी कहानियों जैसी लगती है, लेकिन जल्द ही नेमी भी इस गुफ्तगू में शामिल होती है और उसोप की कहानी की तस्दीक करती है। आखिरकार काया को हकीकत का यकीन हो जाता है। उधर कुरो और उसका क्रू मिला के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। पूरे घर के तमाम एग्जिट्स लॉक हो जाते हैं ताकि कोई भी बाहर न निकल सके। काया बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने वालिदैन के कमरे में मौजूद एक सीक्रेट पैसेज के जरिए उसोप और नेमी को ले जाती है। वहाँ मास्टर कंट्रोल रूम था। वो सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान कुरो उन पर हमला कर देता है और वो सब फंस जाते हैं। घर के बाहर जोरो जो पहले जख्मी होकर एक बार में बेहोश था होश में आता है और आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर चढ़ता है। दूसरी तरफ लफी जैसा मेरीन के हेलमेपो ने जहर दिया था अपनी रबर बॉडी की सुपरनैचुरल कुव्वत से सारा जहर बाहर निकाल देता है और बच जाता है। फिर जोरो आसानी से हेलमेपो को हरा देता है और लफी को आजाद करा देता है। कोबी में रीत होने के बावजूद लफी और जोरो को फरार होने से नहीं रोकता और वो दोनों काया के घर की तरफ बढ़ते हैं। विला पहुंचकर दोनों अलग अलग हिस्सों में तलाश शुरू करते हैं ताकि कुरो और उसके मिनियंस को ढूंढ सके। इसी दौरान लफी को काया और बाकी सब मिल जाते हैं और वो ऐन वक्त पर कुरो को हमियत से रोक लेता है। लड़ाई शुरू होती है और लफी को जल्द अंदाजा होता है कि कुरो के पास भी एक टेरिफाइंग ताकत है। वो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड के जरिए एक लम्हे में कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। इतनी तेज कि आंख इसका पीछा नहीं कर पाती। कुरो तंजे अंदाज में लफी को छेड़ता है और अपने रेजर शार्प क्लॉज से हमला करता है, लेकिन लफी अपनी स्ट्रेटजी बदलता है। वो कुरो की कलाइयों को पकड़कर उसे हरकत करने से रोकता है और बहाने से इसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। कमरे के अंदर जोरो पहले ही कुरो के बाकी मिनियंस को शिकस्त दे चुका था। अब पूरा क्रू सेफ था। काया लफी का शुक्रिया अदा करती है और अपनी कदरदानी के तौर पर इसे एक स्पेशल शीप हेड डिजाइन शिप गोइंग मैरी तोहफे में देती है। अब एक नए जहाज के मालिक बनकर लफी फैसला करता है कि अपने क्रू को मजीद बड़ा करेगा और नए साथी रिक्रूट करेगा। काया से हार्टफेल्ट अलविदाई मुलाकात के बाद वो सब गोइंग मैरी पर सवार होते हैं और अपनी नई एडवेंचर के लिए समंदर की वसतों में निकल जाते हैं।
हैं, मगर जैसे ही वो बंदरगाह से बाहर निकलते हैं इन पर मरीन्स हमला कर देते हैं, जिनकी क़यादत वाइस एडमिरल गैब कर रहा था। स्पाई ग्लास से देखते हुए लफी को गैब का चेहरा पहचान में आ जाता है और वो एक शॉकिंग लम्हे में वो समझ जाता है ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका लॉन्ग लॉस्ट दादा है। ये हकीकत लफी के लिए बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन इसे संभलने का वक्त ही नहीं मिलता कि मरीन्स इनके जहाज पर तोपों से गोलाबारी शुरू कर देते हैं। लफी अपनी रबर पावर्स का इस्तेमाल करके कैनन बॉल्स को रीडायरेक्ट करता है और एक को मरीन के अपने जहाज की तरफ लौटा देता है। वो स्ट्राइक इनके जहाज को शदीद नुकसान पहुंचाती है और इसी मौके पर लफी और इसका क्रू करीब की घनी धुंध में गायब हो जाता है। धुंध के अंदर सफर करते हुए वो एक शानदार 5 स्टार रेस्टोरेंट से टकरा जाते हैं। बाराटिए, जो समुद्र के बीचों बीच तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। अंदर दाखिल होकर वो एक एक्सेंट्रिक मगर अमेजिंग शेफ सांजी से मिलते हैं, जो इन्हें अपनी मजेदार डिशेस पेश करता है। लेकिन अभी वो खाने का मजा ले ही रहे थे कि अचानक रेस्टोरेंट के अंदर एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। रेस्टोरेंट बाराटिए में जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, सांजी को अपने लाइटनिंग फास्ट किक्स और कार्टूनिश एजिलिटी से परेशान कुछ ग्राहकों को आसानी से शिकस्त दे देता है। इसके हैरानकुन लड़ाई की स्किल्स देखकर लफी फौरन इसमें दिलचस्पी लेता है और फैसला करता है कि सांजी को अपनी क्रू में रिक्रूट करेगा। इसी दौरान मरीन शिप पर वाइस एडमिरल गैब वो सोलो मिशन को तर्क करता है और रीइंफोर्समेंट बुलाने का फैसला करता है। वो एक खतरनाक स्वॉर्ड बॉय को हायर करता है जो दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज माना जाता है, ड्राकुला मिहॉक। गैब इसे एक लुक्रेटिव ऑफर देता है कि लफी को हंट करे, मगर साथ ही ये खास हिदायत भी देता है कि पोते को किल न करे। मिहॉक अपनी कुवत पर एतमाद करते हुए इस डील को कबूल कर लेता है। बाराटिए की तरफ लफी का सुराग लगाता है। अपनी तलाश के दौरान मिहॉक का सामना जोरो से होता है। वो जोरो को कहता है कि लफी को इसके हवाले कर दे, लेकिन जोरो, जिसे बचपन से सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनने का ख्वाब है, इस मौके को जाया नहीं करता और मिहॉक को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है ताकि अपनी स्किल्स को आजमा सके। मिहॉक ये चैलेंज कबूल करता है और अगले दिन के लिए मुकाबले का वक्त मुकर्रर करता है। अगली सुबह जोरो अपने क्रू के साथ अग्रीड स्पॉट पर पहुंचता है और मिहॉक का सामना करता है। जैसे ही ड्यूल शुरू होता है, जोरो अपनी 2 बड़ी स्वॉर्ड्स दिखाता है, जबकि मिहॉक हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक छोटा सा डैगर दिखाता है। हथियारों के इस एक्सट्रीम फर्क के बावजूद मिहॉक बआसानी जोरो पर हावी हो जाता है और इसे डिफेंस पर मजबूर कर देता है। मामला संगीन होने पर दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। जोरो अपनी 3rd स्वॉर्ड निकालता है और उसे अपने मुंह में रखकर अपनी 3 तलवारों की मशहूर स्टाइल इख्तियार करता है, जबकि मिहॉक अपनी 7 फुट लंबी ब्लैक स्वॉर्ड निकालता है। एक खौफनाक क्लैश में दोनों स्वॉर्ड्समैन पूरी कुव्वत से एक दूसरे पर हमला करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जोरो की 2 स्वॉर्ड्स टुकड़ों में बिखर जाती है और मिहॉक की स्ट्राइक इसके सीने पर गहरा जख्म छोड़ती है। जोरो गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन मिहॉक इसकी बहादुरी और जुर्रत को देखकर मुतासिर होता है। वो इसकी जान बख्शता है और लफी को भी आजाद छोड़ देता है। साथ ही मरीन्स के मिशन को भी तर्क करने का फैसला करता है। लड़ाई के बाद जोरो शदीद जख्मी होकर कोमा में चला जाता है। क्रू की बदकिस्मती यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और नया दुश्मन सामने आ जाता है, आर्लोंग। वो एक टेरिफाइंग फिशमैन हाइब्रिड है जिसके पास इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत है। आर्लोंग इनके मुकाम तक नामी के दिए गए सिग्नल की वजह से पहुंचता है, क्योंकि नामी ने ग्रैंड लाइन का मैप इसके हवाले कर दिया। लफी और सांजी हिम्मत के साथ आर्लोंग के साथ क्रू पर हमला करते हैं, मगर जल्द ही वाज़ेह हो जाता है कि वो फिशमैन की ताकत के आगे बिल्कुल भी मैच नहीं है। आर्लोंग बड़ी आसानी से लफी को पटक कर हाउस के दरवाजे से बाहर फेंक देता है। अपने फायदे के लिए समंदर का इस्तेमाल करते हुए आर्लोंग लफी पर पानी फेंकता है, जिससे इसकी डेविल फ्रूट पावर टेम्परेरीली खत्म हो जाती है। लफी कमजोर पड़ जाता है और आर्लोंग इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी लम्हे नामी मुदाखलत करती है। वो आर्लोंग को मैप वापस दे देती है, जिस पर लफी स्टन्ड रह जाता है। यहाँ शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। नामी दरअसल पूरा वक्त आर्लोंग के लिए ही काम कर रही थी। वो क्रू की खुफिया मेंबर नहीं बल्कि आर्लोंग की एजेंट, जिससे मरीन्स से मैप चुराने के लिए भेजा गया। अपनी असल हकीकत जाहिर करने के बाद नामी आर्लोंग के साथ वापस चली जाती है और लफी पानी में तेजी से डूबने लगता है। आखिर लम्हात में सांजी कूद कर इसे बचा लेता है और वापस सरफेस पर ले आता है। गोइंग मैरी पर वापस आकर लफी को खुशखबरी मिलती है कि जोरो आखिरकार कोमा से जाग गया है, हालांकि वो अभी भी कमजोर है। जब क्रू अगले प्लान्स पर गौर करता है तो बिट्रेयल ऑफ नामी इनके ज़हनों पर छाया रहता है, लेकिन लफी का ईमान है कि नामी की असल जज्बात इनकी तरफ है, इसलिए वो एक मिशन तय करता है, नामी और ग्रैंड लाइन का मैप वापस लाना। इस नए सफर पर निकलते हुए लफी बाकायदा तौर पर सांजी को भी क्रू में रिक्रूट करता है। फिर पूरा ग्रुप अनोमी आइलैंड्स की तरफ सेल करता है ताकि आर्लोंग के हाइड आउट का सुराग लगाया जा सके। वहाँ पहुंचकर वो नामी के एक होम टाउन कोको विलेज जाते हैं, जहाँ वो इसकी बहन नोजिको से मिलते हैं और नामी की माजी के बारे में पूछते हैं। नोजिको बताती है कि कई साल पहले आर्लोंग ने गाँव पर हमला किया था, इनकी माँ को कत्ल कर दिया था। उस दिन के बाद से आर्लोंग ने पूरे गाँव को कंट्रोल में रखा और हर गाँव वाले को अपनी जान के बदले महंगा और गैर मुनसिफाना टैक्स अदा करने पर मजबूर किया। ये कहानी सुनकर लफी मजीद उलझ जाता है कि आखिर नामी ऐसे शख्स के लिए क्यों काम कर रही है जिसने इसकी माँ को कत्ल किया। बाद में नोजिको शहर के करीब नामी को देखती है, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक संदूक दफन कर रही होती है। हैरान होकर नोजिको अपनी बहन से सवाल करती है कि ये दौलत कहाँ से आई। उसी लम्हे नामी सच बोल देती है और अपनी हकीकत बयान करती है। वो आर्लोंग के लिए इसलिए काम कर रही थी ताकि एक वादे को पूरा कर सके। आर्लोंग ने वादा किया था कि अगर नामी 100 मिलियन बैरल्स इकट्ठे कर दे तो वो कोको विलेज को आजाद कर देगा। इस माहदे की वजह से नामी ने सालों तक आर्लोंग के साथ रहकर दौलत जमा की ताकि अपने गाँव को जुल्म से बचा सके। ये सुनकर नोजिको अपनी बहन के लिए अफसोस और हमदर्दी महसूस करती है, लेकिन हालात बदले जब आर्लोंग को खबर मिली कि नामी मतलूबा रकम जमा कर चुकी है। अपने वादे को तोड़ते हुए आर्लोंग ने करप्ट मैरियंस को रिश्वत दी ताकि वह नामी का खजाना जब्त कर ले। नामी की बरसों की मेहनत
बर्बाद हो गई। आरलॉन्ग के पायरेट्स ने गांव पर हमला कर दिया। शदीद दुख में नैनी ने बिलाखिर आरलॉन्ग से ताल्लुक तोड़ने का फैसला किया और रिवेंज लेने का इरादा किया। वो लफी के क्रू को दोबारा बुलाती है। क्रू वापस आता है और देखता है कि गांव तबाही का शिकार है, जबकि आरलॉन्ग अपने हेडक्वार्टर जा चुका है। बगैर हिचकिचाहट क्रू आरलॉन्ग के स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ रवाना होता है। वहाँ वो ग्रुप्स में बट जाते हैं। जोरो और सांजी बाहर आरलॉन्ग के आदमियों से लड़ते हैं, जबकि नैनी और लफी अंदर जाकर खुद आरलॉन्ग का सामना करते हैं। जोरो अपनी स्वॉर्डमैनशिप और सांजी अपनी फास्ट किक्स से दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। दूसरी तरफ लफी को आरलॉन्ग के खिलाफ सख्त मुश्किलात पेश आती है। आरलॉन्ग की फिशमैन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी से एक नाकाबिले शिकस्त हरीफ बनाती है। नैनी ये देखकर पीछे हट जाती है ताकि लफी अकेला आरलॉन्ग से निपट सके। लफी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है मगर आरलॉन्ग इसके डेविल फ्रूट अटैक्स को भी आसानी से सह जाता है। फिर लफी ये स्ट्रेटेजी बनाता है कि आरलॉन्ग को फिजिकली शिकस्त देने की बजाय इसके एनवायरनमेंट को तबाह करे। वो पिलर्स और वॉल्स गिरा देता है। पूरी इमारत कोलैप्स होने लगती है। आखिर में लफी ऊपर से एक डिवास्टेटिंग किक मारता है जो आरलॉन्ग को जमीन में गाड़ देती है। इमारत आरलॉन्ग के ऊपर गिर जाती है और वो बिलाखिर शिकस्त खा जाता है। मलबे में से एक फातेह लफी निकलता है। कोको विलेज के लोग आजाद हो जाते हैं और क्रू अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है, लेकिन सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। वाइस एडमिरल गार्प लफी को सुराग लगाते हुए कोको विलेज पहुंचता है। मरीन्स गांव को घेर लेते हैं। गार्प अपने पोते को पकड़ने के लिए कॉबी को हुक्म देता है कि वो लफी को अरेस्ट करे, मगर दोस्ती की वजह से कॉबी हुक्म को नजरअंदाज करता है। ये देखकर गार्प खुद आगे बढ़ता है और बराह रास्त अपने पोते के मुकाबले में आ खड़ा होता है। खौफनाक मुश्किलात के बावजूद नौजवान पायरेट लफी अपनी रवायती जिद और हौसले के साथ फैसला करता है कि वो किसी भी कीमत पर नीचे नहीं गिरेगा। अपनी आजादी के लिए लड़ने के अज़्म के साथ वो अपने डेविल फ्रूट पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपने फैले हुए बाजुओं से दादा पर ताबड़तोड़ हमले करता है। गोमू गोमू नो पिस्तौल और दीगर मूव्स की बारिश के बावजूद वाइस एडमिरल गार्प एक तजुर्बाकार और ताकतवर वॉरियर है। वो हर बार का मुकाबला करता है और बार बार लफी पर सख्त पंचेस बरसाता है। इसकी हैकी से लबरेज स्ट्राइक्स इतनी शदीद होती है कि लफी जमीन पर गिरता है, लेकिन फिर भी बार बार उठकर लड़ने लगता है। गार्प अपने पोते को काबू में ले लेता है और इसे चॉक होल्ड में जकड़कर कायल करने की कोशिश करता है कि वो पायरेसी छोड़ दे और एक मेरीन के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारे। जख्मों और दर्द के बावजूद लफी का अज़्म टूटता नहीं। वो बार बार दोहराता है कि इसका ख्वाब किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है और वो किसी कीमत पर अपने रास्ते से हटने वाला नहीं। अपने पोते की ये जिद और अज़्म देखकर गार्प का दिल बदल जाता है। वो अंदर से जानता है कि लफी का ख्वाब सच्चा है और इसकी लगन नाकाबिले शिकस्त। आखिरकार वाइस एडमिरल गार्प अपने पलटून को हुक्म देता है कि वो कोको विलेज छोड़ दे। मरीन्स पीछे हट जाते हैं, जबकि लफी अपने दादा को आंखों में आंखें डालकर अलविदा कहता है। इसी दौरान लफी कॉबी के पास आता है और इसे एक वांटेड पोस्टर थमा देता है जिसमें इसकी नई बाउंटी लिखी होती है। लफी हैरानकुन तौर पर इस पोस्टर को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये इस बात की सरकारी मोहर है कि अब वो एक रियल पायरेट के तौर पर दुनिया में पहचाना जा रहा है। लफी कॉबी को शुक्रिया अदा करता है, इसकी वफादारी को सराहता है और इसके साथ गर्मजोशी से अलविदा करता है। फिर वो अपने क्रू के पास वापस जाता है और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के ऑफिशियल कैप्टन के तौर पर अपनी जगह संभालता है। इख्तितामी मंजर में पूरा ग्रुप अपने जहाज पर सवार होकर ग्रैंड लाइन की सिमत रवाना होता है। इनकी निगाहें एक ही मकसद पर जमी हुई है, लेजेंडरी ट्रेजर वन पीस की तलाश। यूं इनकी अजीम एडवेंचर बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होती है। ये थी मुकम्मल कहानी वन पीस लाइव एक्शन रिकैप, जहां लफी और इसके क्रू ने साबित किया कि हौसला, दोस्ती और ख्वाब से बड़ी ताकत है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।